चलिए आगे नेक्स्ट कड़ी में हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 करते हैं, जो कि 2 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नों को कंट्राडिक्टिंग मेथड से करते हैं हम लोग। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है, और फिर इसके बाद हम करते हुए इस तरफ बढ़ेंगे कि जो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज होती है उसका पालन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो मानना क्या है, सबसे पहले आप मान लीजिए इसको कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू P/Q, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ दोनों सहअभाज्य हैं। ऐसी संख्या है जो सहअभाज्य है। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक तो सहभाज्य और दूसरी सहअभाज्य। तो सहभाज्य का मतलब ये हुआ कि जिन 2 संख्याओं का मासा एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या और हो जाती है उसे हम कह देते हैं कि कैसी है, सहभाज्य है। जबकि जिनका मासा केवल 1 हो उसे हम कह देते हैं ये सहअभाज्य है। इसका मतलब कि P तथा Q का मासा जो होगा वो किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा। 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आया 2, ये P² बन गया। यहाँ से थोड़ा सा और इसको अच्छा करें, सॉल्व करें तो मिलेगा हमें क्या, Q² = P²/2, यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q क्या है, पूर्णांक है, और P क्या है, यह भी पूर्णांक है। और किसी पूर्णांक में किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और पुनः वो पूर्णांक मिले हमें, तो इसका मतलब ये होता है कि ये P² क्या है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, ये हम कह सकते हैं। तो अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब कि हम इसे लिखेंगे क्या, P² 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। और आपको पता है अगर P² 2 से विभाज्य है तो निसंदेह P क्या होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर और ये 2 से डिविजिबल है, देख सकते हैं 16 हुआ, 2 से डिविजिबल, या कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ। डिविजिबल 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्य 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है कि जिसका शेषफल 0 बचे उसे हम पूर्णतया विभाजित कहते हैं, और जिसमें कुछ शेषफल बच जाता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल उसे नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, ये देखिए 16 2 से काट दिया हमने, 8 आ गया, कम्प्लीटली डिविजिबल है, कुछ भी यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। वहीं अब आप देखें कि इस अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी क्या होगा, 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, इसी को दूसरी भाषा में अगर हम लिखें तो यह भी कह सकते हैं कि जिस संख्या से विभाजित होता है उस संख्या के गुणन में लिख सकते हैं हम। जैसे P क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो हम इस P को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू किसी अन्य पूर्णांक के बराबर। जैसे यहाँ देखिए P × R कर देते हैं हम, आसान होगा। यहाँ देखिए जैसे ये 4 है, 4 क्या है, 2 से विभाजित है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2। 16 क्या है, 2 से विभाजित है, तो 2 × 8, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये बना P बराबर कितना, 2R। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जैसे ही हमने 1 में रखा इसे, तो क्या मिलेगा, Q² = 2R/2 का स्क्वायर, केवल ऊपर वाले का स्क्वायर करना है, यानी 2R का स्क्वायर/2 करना है हमें। ये बना Q² = 4R² 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ से हम लिख सकते हैं R² = Q²/2। फिर से वही प्रक्रिया जो यहाँ P² के साथ थी, हम लिख सकते हैं क्या, Q² 2 से विभाज्य होगा, या Q क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 2 चीजें मिली, एक तो यहाँ ये मिला कि P 2 से विभाज्य है, और यहाँ क्या मिला, Q 2 से विभाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों को साथ साथ कि P तथा Q दोनों क्या है, दोनों 2 से विभाज्य हैं। और यदि दोनों 2 से विभाज्य हैं तो ये हमारे माने हुए तथ्य का विरोधाभास है। जो हमने माना था कि इन दोनों संख्याओं का मासा 1 होगा, वो 1 के अतिरिक्त 2 आ गया, महत्तम समापूर्तक इनका 2 आ गया। इसका मतलब कि जो हमने माना वो क्या है, गलत है, हमारी मानी गई धारणा सही नहीं है, यानी √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे 2 नंबर में आप सिद्ध कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रैखिक समीकरण का, मन से करिएगा इसको, थोड़ा सा
हाइपोथेटिकल होता है, थोड़ा मानने की चीजें होती हैं इसमें, तो उसको देखते हुए करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करना है, रैखिक समीकरण है, आपको पता है दिए गए समीकरणों को 3 विधियों से हल करते हैं, एक विलोपन विधि, बजगुणनखंड विधि और इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि। विलोपन में क्या है, किसी एक वेरिएबल को हम विलुप्त कर देते हैं। अब देखिए क्या करना है। यहाँ सबसे पहले लिखा है x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर दीजिए आप, सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, तो 3x प्लस 4y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस रूप में आ जाएगा ये। नेक्स्ट लिखा हुआ है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसे आप हल कर लीजिए तो होगा 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में 4 का गुणा करा के जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे x की वैल्यूज निकल जाएगी यहाँ से। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a -4, -3 और b 5, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। देखिए ऐसे एक तथ्य यहाँ आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ है x अक्ष, आपको पता होता है कि हमारा अगर x अक्ष है और y अक्ष है तो इस x अक्ष पे हमेशा y बराबर 0 होता है और इस पे हमेशा x बराबर 0 रहता है। पॉइंट को देख लीजिए क्या क्या है। a इज इक्वल टू लिखा हुआ है -4, -3 और b इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना 5, 2। दोनों को हमने मिला दिया। अब ये जहां काट रहा है इस कटे हुए बिंदु से अनुपात आपको बताना है कि इधर वाला पार्ट कितना है और ये कितना। अगर हम इसको o मान लें तो करते क्या है, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं कि माना m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए करना क्या है, आपको पता है यहाँ जो भी बिंदु होगा, चाहे जो बिंदु यहाँ रहे, उसमें x का मान चाहे जो रहे परंतु y का मान ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, इस हिसाब से y बराबर 0 लेके चलते हैं हम लोग। तो अंतःखंड रूप का विभाजन है, उस विभाजन में होता है y बराबर m/y2 प्लस n/y1 बटे m प्लस n से। करिए जरा, y इज इक्वल टू 0 हमने रखा, m की वैल्यूज नहीं पता है, y2 हमें मालूम है 2 है और प्लस n इंटू y1 की वैल्यू -3 है और m प्लस n ऐसे ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, m प्लस n 0 की तरफ चला गया, बचा केवल 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। ऐसे करें हम तो इसे लिख सकते हैं 2m बराबर 3n या m बटे n बराबर कितना 3/2, यानी जो अनुपात हुआ वो 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई में है और उनके आधार की त्रिज्याएं r1 तथा r2 हैं। यदि उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाए तो सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √r1² प्लस r2² के इक्वल होगी। देखिए इसमें हमेशा ऐसे प्रश्नों में एक चीज ध्यान रखना है कि जब गला के किसी अन्य चीज को बनाया जाता है तो एक चीज परिवर्तित नहीं होती है, वो होता है आयतन। आयतन कभी नहीं चेंज होगा, इस कारण से आयतन पे ही प्रश्नों को करना है। इसने कहा क्या कि 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु हैं, बना लीजिए, दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः, एक की r1 है, ऊंचाइयां समान है, ऊंचाइयां देखिए समान है लेकिन त्रिज्याएं इनकी क्या क्या है, r1 और r2 है। ऊंचाई हमने h मान लिया और r1 r2 हो गए। कह रहे इसी समान ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, इसी ऊंचाई का बेलन बना दीजिए, बन गया ये बेलन हुआ। इस बेलन की भी ऊंचाई h है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो होगा क्या, इन दोनों शंकु के आयतन का जो योग है वो बेलन के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले बेलन का आयतन अगर हम निकालें तो 1/3 पाई r1² होगा। दूसरे शंकु का अगर हम निकालें तो 1/3 पाई r2² होगा। और ये दोनों आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर, अर्थात पाई r²h। अब यहां से पाई h कॉमन कर सकते हैं, बचेगा क्या, 1/3 r1² प्लस 1/3 r2² इज इक्वल टू पाई h r1 r²। ये कट गए, पाई से पाई, h से h कटा। अब सिंपल r बराबर क्या होगा, r1² प्लस r2² और इन सभी का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, पेपर को हल करते रहें। इसी क्रम में अगली जो है जो क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग लेके आते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। धन्यवाद। आप